जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज, जो कि ये जो सीरीज है आपके आने वाले उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्जाम जैसे यूकेपीएससी, उत्तराखंड जुडिशरी का और उत्तराखंड के अन्य जो भी लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज के कई पार्ट होंगे, जिसमें हम एक एक चैप्टर वाइज उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है, और सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। ये पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और इसका गठन कब हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण डेट है 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों और हिमालयी क्षेत्र को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इसे देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और माना जाता है कि उत्तराखंड भारत के सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से संपन्न राज्यों में से एक है। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हरियाणा और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। उत्तराखंड भारत के कुछ सबसे बेहतरीन हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी घर है। वर्ष 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड अर्थात जो उत्तरी खंड है, उत्तर में जो स्थित है। यह राज्य जो है, इसके एरिया है 20,682 वर्ग मील। अगर मील में पूछता है तो ये, और आगे अन्य इकाई में भी हम इसका क्षेत्रफल देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो भी कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं उसको। एक तो ये देख लीजिए, देखिए हमारा है प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत में यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं इसका गठन और स्थान। तो इसका गठन दिवस कब है? 9 नवंबर 2000। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उपनाम ऊपर बता दिया गया था, देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि। और ये कहाँ पे है? उत्तरी भारत में हिमालय की गोद में स्थित है। सीमाएं उत्तर में तिब्बत या चाइना से, पूर्व में नेपाल से, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से। एक छोटा सा हिस्सा पश्चिम में हरियाणा से भी लगता है। तो महत्वपूर्ण हो सकता है, कई बार मैच करने के लिए आ जाए, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रशासनिक विस्तार। तो इसमें देखिए, जो इसकी शीतकालीन राजधानी है यह देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? गैरसैंण। ठीक, इसको भराड़ी सैंड भी बोलते हैं। ठीक, उत्तराखंड राज्य को 2 प्रमुख प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया। पहला है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमायूं मंडल। देखिए, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये बोल्ड होना चाहिए था। ठीक, इसमें कितने? 7 जिले शामिल हैं: चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। और नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। इसमें 6 जिले शामिल हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर। इसमें टोटल कितने? 13 जिले हैं, 7 गढ़वाल में और 6 कुमायूं में। अब देखिए, इसको नीचे इसके फिगर से देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से जिले हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। देखिए, ये जो है मैप सबसे लेटेस्ट है, जिसमें प्रशासनिक प्रभाग थे उनको काट के 3 प्रशासनिक प्रभागों में बांटने का निर्णय किया गया था। किसको? गढ़वाल, कुमायूं के अलावा एक गैरसैंण भी एक प्रभाग बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक वर्तमान स्थिति में सिर्फ 2 ही हैं, एक गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल में हमारे हैं टोटल 7 जिले और कुमायूं में हैं 6 जिले। ठीक, तो गढ़वाल रेंज में कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे, इसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो है ये टोटल क्या है? गढ़वाल रेंज है। इसमें कौन कौन से? हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल,
देहरादून, ये आ जाएंगे हमारे साथ। और दूसरे जो है कुमायूं में आ जाएंगे ये ज़िले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत। ये टोटल 6 ज़िले आएंगे हमारे कुमायूं रेंज में। कुमायूं रेंज का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल, ये महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल रेंज का कहाँ है? पौड़ी में। ठीक, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसको आप नोट रखिएगा। इसके बाद ऊपर देख लेते हैं। और यहाँ तहसीलों की संख्या लगभग कितनी है? 78 तहसीलें हैं, 95 विकास खंड हैं, गांव लगभग 16,826 गांव हैं। और विधानमंडल एक सदनात्मक है जिसमें विधानसभा में 70 सीटें हैं। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम किसका जो भौगोलिक विस्तार है वह। तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। यही डाटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऊपर हमने देखा था वर्ग मील में भी देखा था। देखिए 20,682 वर्ग मील। कुछ जगह वर्ग मील में पूछा गया, इसलिए आपको ये डाटा भी यहाँ ऐड कर दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए ज़्यादा क्या है कि 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 1.6% है। यह डाटा महत्वपूर्ण है, 1.6%। और इसमें लगभग 86% क्या है? पहाड़ी है और 65% क्या है? वन आच्छादित है। इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और देशांतरी विस्तार क्या है? 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में अवस्थित है। ये पड़ोसी राज्य और देश हमने ऊपर देख लिया था, ये रिपीट हो गया। उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल, इधर हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तर प्रदेश। आगे ऊंचाई में विविधता। राज्य की स्थलाकृति में व्यापक विविधता है, जिसमें दक्षिण में तराई भाबर के निचले मैदानों से लेकर उत्तर में उच्च हिमालय की बर्फीली चोटियां शामिल हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी देख लेते हैं शॉर्ट में ही। यहाँ देखिए नंदा देवी 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे निचला बिंदु उत्तराखंड का क्या है? शारदा सागर जलाशय। ये कितना है? 187 मीटर समुद्र से। ठीक, जो भी ये नापा जाता है समुद्र से ही नापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो राज्य की अनुमानित लंबाई लगभग कितना है? 320 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 385 किलोमीटर है। तो ये अप्रॉक्स लगभग एक स्क्वायर शेप का है जो हमारा उत्तराखंड है। इसके आगे देखते हैं इसके भूगोल और पर्यावरण के बारे में। तो क्षेत्रफल हमने ऊपर देख लिया था कितना है? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लगभग 86% पहाड़ी है और 65% जंगल है। इसके जो भूभाग है अत्यधिक विविध। उत्तर में ऊंचे हिमालयी चोटियाँ, ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में तराई भाबर इत्यादि हैं। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी बता दिया गया ऊपर, दूसरी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा और यमुना है। दोनों उत्तराखंड के ग्लेशियरों गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं। अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार, शारदा, रामगंगा और कोसी। झीलें कौन कौन सी हैं? नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील इत्यादि। इन सभी के बारे में भी हम आगे थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, जो भी हमारे आगामी लेक्चर्स होंगे उनमें। इसके बाद इसके कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है फूलों का वैली राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में हैं। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जलवायु। ऊंचाई के साथ साथ काफ़ी भिन्न होती है। निचली मैदानी इलाकों में उष्णकटिबंधीय से लेकर उच्च ऊंचाई पर एल्पाइन तक। ठीक,
इसके बाद महत्वपूर्ण है राज्य प्रतीक, इनको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? अल्पाइन कस्तूरी मृग। ठीक, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसका साइंटिफिक नेम है मोस्कस क्राइसोगैस्टर। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी, ये क्या है? हिमालयी मोनाल, मोनाल के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है लोफाफोरस इम्पेजेनस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बुरांस है। क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम सासुरिया ओबवाल्टा। राजकीय खेल फुटबॉल कब 2011 में घोषित किया गया था? राजकीय मछली क्या है? गोल्डन महसीर, जिसको टोरपुटिटोरा बोलते हैं। राजकीय तितली है वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक। राष्ट्र की जो वाद्य यंत्र है कौन सा? ढोल, पारंपरिक ढोल यहाँ का राजकीय वाद्य यंत्र है। और यहाँ का राष्ट्रीय गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। इसको लिखा किसके द्वारा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेमंत बिष्ट के द्वारा, याद रखिएगा। और इसको संगीतबद्ध किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा। और जो राजकीय प्रतीक है उसमें अशोक के सिंह स्तंभ और सत्यमेव जयते के साथ हिमालय की चोटियाँ हैं और 4 गंगा की धाराओं को दर्शाया गया है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 4 ही धाराएं हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं विशिष्ट संस्कृति और पहचान के बारे में। इसकी जो राजकीय भाषाएं हैं कौन कौन सी? हिंदी इसकी प्राथमिक राजकीय भाषा है और संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है। इसको कब घोषित किया गया था? 2010 में इसको घोषित किया गया था संस्कृत को। नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां कौन कौन सी? जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी इत्यादि, ये सब क्या क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां हैं। धर्म मुख्य रूप से हिंदू हैं लगभग 80% से अधिक, जिसमें महत्वपूर्ण मुस्लिम और सिख क्या है? अल्पसंख्यक हैं। नेक्स्ट है व्यंजन अपने सरल, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए जाना जाता है। मुख्य खाद्य पदार्थ जो क्या है? चावल, दाल और स्थानीय सब्जियां। ये बहुत महत्वपूर्ण ही है। लोक नृत्य और गीत देखिए कौन कौन से नृत्य है? लंगवीर नृत्य, बरादा नाती, झुमेल, पांडव नृत्य, छोलिया, बगुली, तांदी, जागर। ये यहाँ पे लोक नृत्य और लोकगीत हैं। त्यौहार यहाँ पे कौन कौन से हैं? बसंत पंचमी, गंगा दशहरा, कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगता है, हरेला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये फसल और हरियाली का त्यौहार होता है। फूल दे बसंत का, घी संक्रांति, ओलगी बोलते हैं इसको। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल में आयोजित होने वाली एक लंबी तीर्थ यात्रा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंदा देवी राजजात यात्रा, बस इसको राजजात यात्रा के नाम से ही पूछ लेते हैं। ठीक, तो याद रखिए कहाँ होती है? नंदा देवी। ठीक है, इसके जो हस्तशिल्प है उसके बारे में यहाँ लकड़ी की नक्काशी, ऊनी उत्पाद जैसे पंखी, एप्पन कला, ठीक, ये यहाँ के प्रमुख हस्तशिल्प हैं, उसी के बारे में यहाँ आगे बता दिया गया। नेक्स्ट, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के बारे में देख लेते हैं। तो देवभूमि नाम किस लिए पड़ा है उत्तराखंड का? क्योंकि यहाँ अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल है, उसके कारण। देखिए उत्तराखंड किसके लिए महत्वपूर्ण है? 4 धाम यात्रा के लिए। यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 पवित्र स्थल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए काफ़ी सर्वोच्च धार्मिक महत्व रखते हैं। आगे हरिद्वार और ऋषिकेश, ये गंगा किनारे बसे शहर योग, ध्यान और आध्यात्मिक शांति के केंद्र हैं। ऋषिकेश को क्या बोलते हैं? विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हर साल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी आयोजित होता है। अन्य पवित्र स्थल कौन से हैं? पंच केदार, पंचबद्री, पूर्णागिरी, जागेश्वर, बागेश्वर, कालीमठ इत्यादि काफ़ी ज़्यादा अन्य पवित्र स्थल हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफिक्स है। ठीक, जो कि लगभग हम एक सेंसस वाला अलग से लेक्चर करने की जगह इसी में इसको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो जनसांख्यिकी है, राज्य की आबादी, उसके विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं को दर्शाती है। ऐसे मुख्यतः कौन सी? 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़ों के आधार पर इसको बताया गया है। ठीक, देखिए जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? 1.01 करोड़, या लगभग 10.1 मिलियन, या लगभग कितनी थी? 1,01,16,752। और जुलाई 2024 तक जो अनुमानित जनसंख्या कितनी है? लगभग
1.18 करोड़ हो गई है। ठीक, ये जो है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है, 0.84% है। ठीक है, और अगला डाटा जो महत्वपूर्ण है क्या, कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 के मध्य कितनी रही है, 18.84%। ये कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा, कितनी इसकी दशकीय वृद्धि दर रही है, कितनी इसकी पॉपुलेशन रही है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं इसका जो लिंगानुपात सेक्स रेशियो है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 963 है। 963 महिलाओं प्रति 1000 पुरुषों पर। बाल लिंगानुपात में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया है। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसकी 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बाल लिंगानुपात कितना है, 984 दर्ज किया गया। जो 2015-16 में कितना था, 888 था, जो कि काफ़ी कम था। ठीक, और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की वजह से इसमें सुधार देखा गया है। इसके बाद क्या है कि लिटरेसी रेट, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल औसत साक्षरता दर कितनी है, 78.82%, महत्वपूर्ण है। पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.40%, और महिला साक्षरता कितनी है, 70.01%। देखिए, अक्सर अगर एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और क्वेश्चन पूछ लिया गया है लाइक महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता, तो जो भी वहाँ की टोटल लिटरेसी रेट है, जो भी साक्षरता दर है, तो उससे कुछ अधिक पुरुष साक्षरता दर होगी और उससे कुछ कम महिला साक्षरता दर होगी। ठीक, उत्तराखंड का जो देहरादून है सबसे अधिक साक्षर जिला है, जहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 84.25%। वहीं उधम सिंह नगर जो है सबसे कम साक्षर जिला है, यहाँ कितना है, 73.10% साक्षरता है। इसके बाद ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है, लगभग 64% आबादी उत्तराखंड की गांव में निवास करती है। वहीं लगभग 35 या इसको आप लगभग 36% के आसपास मान लीजिए, 35.09% आबादी जो है वह शहरों में निवास करती है। राज्य का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी होने के कारण ग्रामीण आबादी का प्रतिशत अधिक है। ठीक, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी या अर्ध मैदानी जिलों में शहरीकरण अधिक है। इसके बाद देखते हैं जो धार्मिक जनसांख्यिकी है, मतलब जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स है उसके बारे में। इसमें 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार भी है, 2024 के भी कुछ अनुमानित आंकड़े हैं वो भी उसको भी ऐड किया गया है। तो सबसे पहले जो हिंदू पॉपुलेशन के बारे में देखिए, यहाँ अगर एक बार आपको क्रम लगाने के लिए दे दे कि उत्तराखंड में मतलब रिलीजियस रूप में कौन कौन से हैं पॉपुलेशन, तो जैसे हम वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यही क्रम है इसमें। सबसे पहले हिंदू, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यहाँ पर कितने 82.97% आबादी क्या थी, हिंदू थी। और 2024 के आंकड़ों के अनुसार भी लगभग इतना ही है। महत्वपूर्ण है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो 82.97%, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगली पॉपुलेशन है मुस्लिम। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा, मुस्लिम का। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर मुस्लिम आबादी थी लगभग 13.95%। सिख समुदाय की आबादी लगभग कितनी है, 2.3%। और उसके बाद है ईसाई, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म, इनकी संख्या काफ़ी कम है। इसके आगे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जो एससी पॉपुलेशन है और अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन है, दोनों की महत्वपूर्ण आबादी है। अनुसूचित जनजाति जो एसटी पॉपुलेशन है, राज्य की आबादी के लगभग 2.9% आदिवासी हैं जो हैं जनजाति। और उत्तराखंड में 5 प्रमुख जनजाति समूह हैं, ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको डबल टिक लगा लीजिएगा। सबसे पहले थारू, यह राज्य का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, उधम सिंह नगर में पाया जाता है और तराई इलाकों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार। नेक्स्ट है जौनसारी, जो कि देहरादून जिले के जौनसार या बावर क्षेत्र में केंद्रित है। उसके बाद अगला हमारा भोटिया जनजाति। भोटिया कहाँ है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं भोटिया। ठीक, नेक्स्ट है बुक्सा। बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में। और अंतिम है राजी, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ और चंपावत के घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये सभी जनजातियों को मुख्यतः कितने 5 हैं, 1 2 3
4 और 5, इन सबको आप बिल्कुल देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अधिकांश जनजातीय आबादी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और वो लोग जो टोटल आदिवासी जनजाति है, जो टोटल आदिवासी आबादी है उसका लगभग 94-94.5% जो आबादी है वो गांव में ही निवास करती है। और उत्तराखंड के विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके आगे देख लेते हैं कुछ जो चुनौतियां हैं और विकास के बारे में। तो उत्तराखंड एक विकासशील राज्य है, डेवलपिंग राज्य है। यहाँ पे कई सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि माइग्रेशन की, पलायन होता है यहाँ पे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पहाड़ी इलाकों से रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड पीड़ित रहता है। जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बादल फटना हो गया, अचानक आने वाली जो बाढ़ जिसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, इससे राज्य के लिए लगातार खतरा बना रहता है और जिससे जान माल का भी काफ़ी नुकसान होता है। एग्जाम्पल के जो 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी, 2021 में जो चमोली की आपदा आई थी, ये सब ठीक। और यहाँ पे जो सतत विकास है उसके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि पर्यावरण और विकास के बीच में यहाँ संतुलन बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जो उत्तराखंड है मैक्सिमम पहाड़ी इलाका है और जो पहाड़ हैं वो अभी नए निर्मित पहाड़ हैं, तो उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। इसलिए यहाँ पे जो विकास है उसको पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर ही किया जाना चाहिए। इसके आगे इन चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड अपने पर्यटन, जल विद्युत और कृषि क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं रखता है। यह राज्य न केवल अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपने सरल मेहनती लोगों और एक समृद्ध प्राचीन सभ्यता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हिमालय की गोद में फली फूली है। ठीक है, तो ये सब थे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के बारे में थे, जो आज हमने देखा उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय। इसके अगले लेक्चर्स में हम अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उनको देखेंगे। तो ये जो लेक्चर है इसमें आप यहीं तक, और इस लेक्चर की जो PDF है आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रकाश IAS का, उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक भी नीचे दी गई है। यहाँ पे उसका QR कोड भी है, आप QR कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे, जिसका प्रकाश IAS PCS 09 सर्च करके भी आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।